स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। स्वामी प्रसाद पर जमकर साधा निशाना, कहा कुछ ऐसे लोग सपा को ले डूबेंगे। नोएडा में आज से जब्त होंगी 1,19,000 कारें। 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल के वाहन होंगे जब्त करने के लिए पुलिस ने बनाई 6 टीमें। सोनभद्र में रोजगार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ी तबीयत। रोजगार के आश्वासन के बाद हड़ताल हुई खत्म। और मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी कृष्ण चौधरी को किया गिरफ्तार। नितिन नाम के युवक को उतारा था मौत के घाट। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 5 दिवसीय महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी सिद्धार्थनगर दौरे पर जा रहे हैं। सफाई कर्मियों की जगह जगह साफ सफाई देखने को मिल रही है। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंड होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 5 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीप कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीप, आज सीएम दौरे पर हैं और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी दीप, सुन पा रहे हैं? सांसद खेल महाकुंभ का जो है संचालन हो रहा है, जिसे के समापन के लिए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का दौरा सिद्धार्थनगर जिले में है, जो कि 1:55 पर आएंगे। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद जो है ये 2 बजे तक जो है खेल ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होकर इसका समापन करेंगे। उसके बाद ये जो है 3:30 बजे के करीब और 2:30 बजे के करीब जो है सिद्धार्थनगर महोत्सव स्थल पहुंचेंगे, वहां शामिल होकर इसका समापन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे के लिए निकल जाएंगे। जी दीप, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं सीएम के इस दौरे को लेकर? जैसा कि आपको बता दें कि कल ही जैसे जानकारी हुई, सीएम का प्रोग्राम सिद्धार्थनगर जिले में लेगा है। पूरे अधिकारी आनंद फानन में उनकी सुरक्षा व्यवस्था साफ सफाई पर लग गए। सीएम को खुश करने के लिए कि सीएम आ रहे हैं मेरे जिले में, उनके स्वागत समारोह में किसी तरीके की कोई कमी ना रहे, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। सारी इंतजाम बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। जी, क्योंकि सिद्धार्थनगर में सीएम का दौरा है, ऐसे में लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। सबसे महोत्सव जो 5 दिवसीय है, सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ चल रहा है, 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ही अच्छा माहौल है और लोग वहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं उसको। और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने के लिए आए हैं और इसका समापन करके अब यहाँ से निकल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बाराबंकी के रामनगर ऑडिटोरियम कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित मानस पर की गई टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो पार्टी की लुटिया डुबोएंगे। इन्हें स्वामी नहीं अर्ध स्वामी कहिए। आज इस तरह के प्रमोशन से पता चलता है कि सपा राम विरोधी है, कभी गोली चलवाती है तो कभी बोली से प्रमोशन देती है। मत कहिए, आधार्मिक स्वामी कहिए तो चलेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज इस तरीके का प्रमोशन से पता चला सपा राम विरोधी है, कभी गोली चलवाती है, कभी बोली से लोगों को प्रमोशन देती है। तो आज राम विरोधी जितने लोग हैं उनकी किस जनता कहाँ पहुंचा रही 70 साल से आप। राम का मतलब होता है निषाद राज,
जब से भगवान राम और निषाद राज के गले मिलन का इतिहास मिला है, किला घोषित हो गया, पर्यटक स्थल घोषित हो गया, निषादों को जगा दिया है। इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से 1,19,000 कारें जब्त की जाएंगी। 15 साल पुराने पेट्रोल के जो वाहन होंगे उन्हें जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ 10 साल पुराने डीजल के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि जब्त करने के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं और यूपी 16Z नंबर से शुरू होने वाली कारें सबसे पहले सीज की जाएंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज से 1,19,000 कारों को जब्त किया जाएगा। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जो होंगे उन्हें जब्त किया जाएगा और साथ ही साथ 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है और यूपी 16Z नंबर से शुरू होने वाली कारें पहले सीज की जाएंगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिल कुमार यादव, डीसीपी ट्रैफिक नोएडा जुड़े हुए हैं। जी सर, 6 टीमों का गठन किया गया है सीज करने की कार्रवाई को लेकर। जी बिल्कुल, इसमें जो भी पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल से पुरानी डीजल की और 15 साल से पुराने पेट्रोल की गाड़ियां हैं जी, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश बार बार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए हैं। उसी के क्रम में हमने अभी तक पिछले साल में करीब लगभग 500 से ऊपर गाड़ियां हमने सीज की थी जी, और लगभग 4,500-5,000 गाड़ियों का हमने चालान किया था। उसी क्रम में एक विशेष अभियान पदन का चलाया जा रहा है मेरे द्वारा। यहाँ पे प्रत्येक जोन में 2-2 टीमें बनाई गई, डेडिकेटेड टीमें हैं जो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा भी हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जब चेकिंग करती है तो उसमें इस चीज का ध्यान रखेगी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है अनिल जी, मैं जानना चाहूंगी, कुछ ऐसे वाहन भी होते हैं जिनकी कंडीशन ठीक है, जो 15 साल पुराने पेट्रोल वाले और 10 साल पुराने डीजल वाले वाहन हैं, वो किसी तरह का प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, तो क्या रियायत उनको दी जाएगी? इसके बारे में जो संबंधित विभाग है, आरटीओ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनसे मिलकर भी एक संयुक्त टीम बनाने का मेरा प्रस्ताव है और इसका भी गठन हम जल्दी कर लेंगे। आजकल में एक संयुक्त टीम रहेगी ताकि इसकी टेक्निकलिटी को प्रदूषण विभाग ही वो वेरीफाई कर पाएगा कि उसमें वो क्या कर सकते हैं। बाकी हम तो प्रदूषण सर्टिफिकेट देखते हैं, जिसके पास नहीं होता है और जो भी संबंधित कागजात नहीं होते तो हम उसमें सीजर की कार्रवाई करते हैं और उसमें जो है हम उसमें चालान की कार्रवाई करते हैं। ये जो कार्रवाई होनी है तो इसमें क्या वाहनों को जब्त किया जाएगा या फिर चालान काट कर सिर्फ छोड़ दिया जाएगा? जैसा आपने बताया कि अगर पोल्यूशन विभाग उसमें कहता है कि ये चलने की कंडीशन में या किसी तरह का कोई उसमें देता है रियायत तो पोल्यूशन कंट्रोल के जो अधिकारी हैं वो देंगे। पुलिस इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए सीजर की कार्रवाई करेगी इसमें। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जानकारी जो हमारे पास सामने आई है कि यूपी 16Z वाले नंबर जो हैं उनकी कार सील की जाएंगी, तो क्या इसके लिए जो यूपी 16 वाले जो नंबर हैं इसके अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कोई भी गाड़ी अगर हमारे क्षेत्र में पाई जाती है जो निर्धारित समय अवधि को पार कर चुकी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारे स्तर से की जाएगी। और बाकी डिटेल जो है रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, डी रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, स्क्रैपिंग के संदर्भ में ये परिवहन विभाग ही इस पे बेहतर बता पाएगा। हम अपनी जो पुलिस की कार्रवाई है चालान और सीजर वाली, उस पर मैं जो है मेरे ऑफिशियल स्टेटमेंट ही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं सोनभद्र के शक्ति नगर में स्थित एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने वाली एसए यादव नामक ओबी कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 4 युवकों की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें परियोजना के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने वाले एसए यादव नामक कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय बेरोजगार समेत विस्थापित बेरोजगार रोजगार की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी की ओर से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न देकर अलग अलग प्रांतों से लोगों को लाकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर
स्थानीय बेरोजगार युवकों में भारी संख्या में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दूसरे दिन 4 बेरोजगार युवक भूख हड़ताल पर उतर गए। तीसरे दिन 4 युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज करवाया गया। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार समेत एनसीएल अधिकारियों की बातचीत के बाद रोजगार दिए जाने के लिखित आश्वासन के बाद युवकों ने अपना भूख हड़ताल को खत्म किया। जो विस्थापित लोगों का मांग था कि कंपनी द्वारा जो नौकरी दी जा रही है तो इनकी प्राथमिकता दी जाए, और कल हम लोगों से बात हुई थी तो कहा गया था प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन दे दिया जाए, तो कंपनी तरफ से दिया गया है कि प्रयास किया जाएगा, पूरी प्रयास की जाएगी कि इन विस्थापित लोगों जो है इनको नौकरी जब मिले तो इनको प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में आज भूख हड़ताल को तोड़ाया गया। आज भूख हड़ताल शांतिपूर्वक तोड़े गए। 4 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जो तबीयत हल्की फुल्की खराब थी लेकिन ठीक थे, सामान्य हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अधिकृत करते ही समय हमसे समझौता हुआ था कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएंगी उसमें आपको पहली प्राथमिकता मिलेगी, तो जो हमें अनदेखा कर रहे थे और उसके लेकर हम लोग को भूख हड़ताल बैठना पड़ा रोजगार को लेकर। कितने दिन से भूख हड़ताल पे थे? आज हमारा 3रा दिन है भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का 4था दिन। देखिए, कल तो हमारे माननीय जीएम साहब से बैठ के वार्ता हुई थी। उन्होंने मौके में बोला कि हाँ एक टीम गठित होगी और आपके गांव में जाएगी, जो सच में आवश्यकता जिसकी होगी उनको रोजगार दिया जाएगा। उधर मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हत्या आरोपी कृष्णा चौधरी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथ मौके से 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को कृष्णा और उसके साथियों ने नितिन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने एक स्कूटी और तमंचा को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना जमुनानगर के पास की ये घटना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बदायूं की, जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि बदायूं जनपद में स्वास्थ्य विभाग टीम ने जनपद के दातागंज नगर में अवैध रूप से चल रहे सेंटरों पर छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से नगर में हड़कंप मचा हुआ है और फर्जी तरह से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि दातागंज नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरेली रोड पर संचालित दिल्ली केयर हॉस्पिटल पर जांच की, तो वहां पर बगैर रेडियोलॉजिस्ट और लीगल पेपर के बिना सेंटर चलाता हुआ पाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज कर दिया। दूसरा सेंटर वेलदा डाडी रोड पर सिटी अस्पताल में चलता हुआ पाया गया। यहां अवैध मेडिकल स्टोर भी पाया गया, जहां भारी मात्रा में दवाइयां पाई गईं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। संचालित है क्या? अनियमितता पाई गई है और इसीलिए मशीन सील की जा रही है और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस सेंटर का रजिस्ट्रेशन था, परंतु कुछ इसमें अनियमितताएं हैं, इस कारण से जो है इस पर कार्रवाई की गई है। अनियमितता के साथ भी अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर्ड होकर भी चल रहा था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। क्या मेडिकल स्टोर? तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मोहम्मद तहसीन डिप्टी सीएमओ जुड़ गए हैं। सर, अवैध अस्पताल जो चल रहे हैं उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है? जी जी। हेलो जी। जी सर, सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी सर, अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड मशीनों को भी सीज किया गया है प्रशासन की ओर से। जी जी जी, अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील करा गया। जी सर, अब तक कितने हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जा चुकी है? कल हम 7 जगह गए थे, 7 सेंटरों में जी, और 2 पे कार्रवाई की गई है ऑन द स्पॉट।
सर, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी की गई है? फिर उस पर कार्रवाई करके गिरफ्तारी कराई जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उधर बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देई गांव के पास भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। आपको बता दें कि चोरों ने इस एटीएम से 10 जनवरी को 20,37,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम लूटकांड गैंग का सरगना खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 लाख नगद, फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये 10 जनवरी को थाना कप्तानगंज में एक एटीएम काट करके उससे 20,37,000 रुपए वहां से चोरी कर लिए गए थे। स्विफ्ट डिजायर कार उसमें संदिग्ध अवस्था में हम लोग को पता चली थी, जो एक घटना से एक दिन पहले रेकी करते हुए कप्तानगंज कस्बे में देखी गई थी और घटना वाले दिन मौके पर दिखाई दी और उसके बाद तेजी से छावनी की तरफ भागी थी। खालिद मेवात का रहने वाला है, यानी हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला है, वहाँ के उटावर थाने का। इससे पूछताछ करेगी तो उसने अपनी घटना कबूली की। वो पीछे जो हमारा अपराधी पकड़ा गया था मुनफैद के साथ में इसने भी एटीएम चोरी को अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हमीरपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि बीकेयू जिलाध्यक्ष काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने उनके घर जाकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को धोखेबाज और असफल सरकार बताकर जमकर कोसा। साथ ही एमएसपी के मुद्दे पर एक और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें हमीरपुर दौरे पर राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां पर वो बीकेयू के जिलाध्यक्ष का उन्होंने हालचाल जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार को असफल सरकार घोषित किया। वही क्षेत्र है, ये वही बुंदेलखंड है। पूरे देश की हालात आज खराब है, तो सब पॉलिटिशियन के उससे हालात खराब हुई। पहले हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे 1967 में। 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की अव्वल ईंट 2,500 खरीद लेते थे। आज 1 क्विंटल गेहूं में कितना थे, आज उसका कम से कम हमको कई क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा जब 1,000 ईंट आए। और सोने का आप लगा लो 50,000 रुपए का रेट है, तो गेहूं बेचना पड़ेगा हमको 20-25 क्विंटल। चलो तो और तो रहने दो सब। खबर मथुरा के धौली प्याऊ इलाके से है, जहां कपड़े और जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 3 मंजिला शोरूम जलकर राख में बदल गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों ने मिलकर 4 घंटे में आग बुझाई। मौके पर एसपी सिटी, सीओ सिटी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे और लगातार हालात का जायजा लेते रहे। तो 3 मंजिला शोरूम जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है और कपड़े और जूते के इस शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया।
वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी वेदिका की शादी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हुई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम योगी ने वर वधू को आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि की कामना की। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के मुखिया समेत कई दिग्गज नेता इस शादी समारोह में शिरकत की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर बयानबाजी और ग्रंथ की प्रति जलाए जाने की श्री विंध्या पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे अभद्र टिप्पणी है। यह भारतीय संविधान पर हमला है। सनातन धर्म और आस्था पर प्रहार करने वालों की राजनीतिक सभा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आड़ में करोड़ों लोगों की भावनाओं को कुठारघात करने वाली जनता माफ नहीं करेगी। जनता जननी जगत जननी माता विंध्यवासिनी के श्री विंध्या पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी और श्री विंध्या पंडा समाज ने हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों की निंदा करने वालों की घोर आलोचना की है। कहा कि संविधान के विपरीत आम जनमानस की आस्था पर आघात करने वालों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जाति विशेष को प्रसन्न करके वोट पाने को लेकर धर्म की आड़ में प्रहार किया जा रहा है। निंदा की गई है रामचरितमानस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पूरा विंध्य पंडा समाज इसकी घोर निंदा करता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए जो कि इस पर राजनीति करें। ऐसे लोगों को राजनीति से ही उनको निकाल देना चाहिए। अगर इस पर कोई निंदनीय कार्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का शव यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि ये यात्रा मौर्य सम्मान वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में निकाली गई। दरअसल बीते दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर मौर्य सम्मान वाहिनी ने शव यात्रा निकाली है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की शव यात्रा निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये शव यात्रा निकाली गई है। बताते चले कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी और जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जो शव यात्रा निकाली जा रही है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की निकाली जा रही है और लोगों का साफ तौर पर कहना है जो रामचरितमानस को बयानबाजी लेकर की गई है वो बिल्कुल गलत है। मौर्य समाज का वाहिनी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोगों ने इसलिए निकाला कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अखिलेश यादव जी के बहकावे में आकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में जो उन्होंने गलत बयानबाजी किया है तो उसके लिए हमारा समाज और पूरा सनातन धर्म इनका विरोध कर रहा है। कौन बोल रहा था? वहीं अगली खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार 4 पहिया गाड़ी ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने ऑटो के सहारे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो की मदद से घायलों को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 लोगों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। परिजनों को पुलिस ने पूरे मामले की सूचना दी और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पचनेही के पास एक जो एक्सीडेंटल मामला है हमारे पास में 112 द्वारा लाया गया है और इसमें 2 लोग जो ब्राड डेड लाए गए, 2 लोग जो है खत्म हो गए हैं और इसमें 6 अन्य मरीज भर्ती करके उपचार किया गया। ये कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत पचनेही के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक टेम्पो में एक्सयूवी से टक्कर लगी है, जिसमें टेम्पो में सवार 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों को चोट लगी। इसमें 2 की मृत्यु हो गई है और 6 घायल हैं। तत्काल सभी को जिला अस्पताल लाया गया है। परिजनों को सूचना दी गई है। जो मृतक हैं दोनों, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के आगे विधिक कार्रवाई के लिए। रामपुर में दुनिया का सबसे बड़ा 20 फीट लंबा चाकू जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया है। हाल ही में इस 20 फीट लंबे चाकू का निरीक्षण करने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पहुंचे और रामपुरी चाकू का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रामपुर जो नवाबी शहर के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा रामपुरी चाकू के नाम से भी जाना जाता है। रामपुर का चाकू दुनिया में मशहूर है। यहाँ काफी साल पहले कारखाने चाकू बनाने के थे, लेकिन धीरे धीरे चाकू का कारोबार खत्म होता गया और चाकू के कारीगर अन्य कारोबारी में लग गए। लेकिन अब रामपुरी चाकू को दोबारा पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और अब रामपुरी चाकू को दोबारा से जिंदा करने के लिए कारीगरों को जिला प्रशासन मदद कर रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से जौहर चौक पर एक 20 फीट लंबा चाकू भी बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के जौहर चौक पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये रामपुर का चाकू है और इसको ऐसा कह सकते हैं कि रामपुर में जो ये चाकू बन रहा है, ये कम से कम 20 फुट का ये बताया जा रहा है। रामपुर जो जाना जाता है वो चाकू के नाम से जाना जाता है। पूरे जो दुनिया में लोग इसको जानते हैं कि रामपुरी चाकू पूरे दुनिया में जो मशहूर है, इसी को आगे बढ़ाते हुए रामपुर जिलाधिकारी ने यहाँ पर इसकी प्रतिमा ये बनवाई है। तो अगर देखा जाए तो रामपुर की जो पहचान है उसको आगे बढ़ाने का यहाँ पर जो रामपुर जिलाधिकारी है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट यहाँ पर जो है बताई जा रही है। तो अगर देखा जाए, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो रोड है, ये रोड जो है ये टूरिस्ट रोड है। यहाँ पर जो नैनीताल के लिए लोग जाते हैं, जो और भी जगह के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, जो टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो नजर है वो इस पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनको पता लगेगा कि रामपुर जो है उसका जो चाकू है वो यहाँ पर काफी मशहूर है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रामपुर जिलाधिकारी ने बताया कि कई बॉलीवुड मूवी में भी इसका जो है नाम लिया गया है कि रामपुरी चाकू। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं, इसी चीज को जो है बढ़ावा देते हुए यहाँ पर रविंद्र कुमार मंडल डीएम के द्वारा यहाँ पर जो है ये बनाया जा रहा है। तो जल्द ही इसका जो है उद्घाटन भी किया जाएगा। तो देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए आर्यन टीवी के लिए रामपुर से। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।